नमस्कार दोस्तों। हाल ही अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के 80% भाग पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को भी एक्वायर कर लिया। दोस्तों, 31 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को तालिबानियों के भरोसे छोड़कर लौट आई है, पर उनके लौटने से कुछ ही दिन पहले काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिकी जवानों के कब्जे में था, पर आत्मघाती हमले हुए। लगभग 100 लोग मारे गए और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान भी गई। आसपास की जगह पर भी सीरियल ब्लास्ट हुए। अपेक्षित था कि शायद ये हमले तो तालिबान ने ही करवाए होंगे, पर इस हमले की जिम्मेदारी ली ISIS-K ने, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान प्रोविंस। तो दोस्तों, ये ISIS-K और तालिबान क्या दोनों एक जैसे नजर नहीं आते? दोनों कट्टर, दोनों का दुश्मन अमेरिका, दोनों जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों का काम आतंक फैलाना है। फिर भी तालिबान और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान प्रांत एक जैसे नहीं है, एक साथ नहीं है। दोनों में खासी टकराहट है विचारधाराओं को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ISIS-K और तालिबान के बारे में। दोनों एक जैसे आतंकवादी संगठन नजर आते हैं, पर फिर भी दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती है। ISIS-K का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान प्रांत। अफगानिस्तान में ये इस्लामिक स्टेट से संबद्ध है और इसे इराक और सीरिया में एक्टिव इस्लामिक स्टेट से भी मान्यता प्राप्त है। इसके निशाने पर है अफगानिस्तान की हजारा और सिख जनसंख्या। आइए अब जानते हैं ISIS-K के बारे में। दोस्तों, ISIS-K की स्थापना जनवरी 2015 में पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के पूर्व सदस्यों ने की थी। धीरे धीरे इन्होंने दूसरे आतंकवादी समूहों के सदस्यों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। इस संगठन का उद्देश्य था अफगानिस्तान में अपना वजूद कायम करना और मजबूती से बनाए रखना। इसके कमांडर और लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत है वहां के हालातों से पूरी तरह वाकिफ होना। दोस्तों, ISIS के साथ खुरासान प्रांत का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये एक प्राचीन जगह है जिसके साथ कभी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के भाग शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, ISIS-K ने स्थापित होते ही सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा से लगते अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित नंगरहार प्रांत में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद इसे कुन्नार प्रांत में भी देखा गया और धीरे धीरे इस सरहदी जगह का फायदा उठाते हुए नए आतंकियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द इसे स्थानीय समूहों से सहयोग मिलना शुरू हुआ और इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया से भी ट्रेनिंग, पैसा और हथियार मिलने शुरू हो गए थे। खबर यह भी है कि अमेरिका ने भी लगभग $10 करोड़ की सहायता शुरुआती दिनों में ISIS-K को की थी। इस संगठन का उद्देश्य है इस्लामिक स्टेट आंदोलन को मजबूती देना और खासकर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अपनी तथाकथित खिलाफत को मजबूत करना। इस काम के लिए इसने सिर्फ और सिर्फ जिहाद का रास्ता चुना है। पुराने जिहादी संगठनों की विरासत को कायम रखना और ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को शामिल कर जिहाद के आंदोलन में सक्रिय करना। दोस्तों, ये तो बात हुई इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान प्रांत की, यानी ISIS-K की। अब इसके पहले संगठन यानी इस्लामिक स्टेट के बारे में जानते हैं। हम पहुंचते हैं 2011 में, जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बाद एक लंबे समय तक इराक में अमेरिकी सेनाओं का कब्जा रहा। जब 2011 में इराक को सद्दाम हुसैन से आज़ादी दिलाने के लंबे समय बाद अमेरिकी सेना ने इराक को खाली कर दिया था। जब अमेरिकी सेना ने इराक को छोड़ा
तब सत्ता खाली थी। इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए छोटे मोटे संगठन ने सर उठाना शुरू कर दिया था। इसी में से एक था इराक के अल-कायदा का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी, जो 2006 से ही एक्टिव था, पर रिसोर्सेस की कमी की वजह से वो चाहकर भी इराक में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पा रहा था। बगदादी ने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI कर दिया और सद्दाम हुसैन के जाने के बाद उसके कमांडर और लड़ाकों को अपने संगठन में शामिल करना शुरू कर दिया। अब इस ISI ने इराक में भय और आतंक के लिए बम धमाके शुरू कर दिए और 2009 में अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने के उद्देश्य से बगदादी पहुंच गया सीरिया। सीरिया में उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी। सरकार की तरफ से राष्ट्रपति मोर्चा संभाले हुए थे और सामने अल-कायदा और फ्री सीरियन आर्मी मौजूद थी। यहां आते ही बगदादी ने अपने संगठन का नाम फिर बदल दिया और इस बार नाम रखा ISIS, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। दोस्तों, जून 2013 में सीरिया के गृह युद्ध में बागियों से बचने के लिए और हथियारों की कमी होने के कारण पहली बार फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने दुनिया के देशों से मांग की कि उन्हें हथियारों की आपूर्ति की जाए ताकि वो सीरिया के गृह युद्ध को खत्म कर सीरिया को बागियों से मुक्त करा सके। सीरिया के फ्रीडम फाइटर्स की इस मांग को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर ने अगले एक हफ्ते में पूरा कर दिया। आधुनिक हथियार, पैसा और ट्रेनिंग के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया गया। पर दुर्भाग्य देखिए, ये सारा का सारा हथियार और ट्रेनिंग का सामान फ्री सीरियन आर्मी तक नहीं पहुंचा और पहुंच गया ISIS बगदादी तक, क्योंकि बगदादी ने फ्री सीरियन आर्मी को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर ISIS दुनिया को बेवकूफ बना रहा था और अनजाने में अमेरिका के साथ कई देशों ने बगदादी को मदद कर दी थी और अब बगदादी का ISIS 15,000 लड़ाकों के साथ खतरनाक आतंकवादी संगठन बन चुका था। दोस्तों, जगह जगह सीरिया में बम धमाके, मौत के वीडियो बनाए जाते और आम जनता को डराने के लिए उन वीडियोस को रिलीज किया जाता था। जिस तरह अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन का जन्म अमेरिका की तरफ से हुआ था, उसी तरह ISIS के बगदादी को भी अमेरिका ने ही शरण दी और पाल पोस कर एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का सरगना बना दिया था। 1980 में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, जब इराक को ईरान के खिलाफ काम में लेने के लिए केमिकल हथियार सप्लाई किए थे और तैयार हुआ था इराक का तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन। अब बगदादी का ISIS एक्टिव हो चुका है और सबसे खतरनाक संगठन बन चुका है। जगह जगह अपनी एक्टिविटीज और बम धमाकों से भय और आतंक फैला रहा है। अब जानते हैं ISIS की कमाई कहां से होती है। रूसी इंटेलिजेंस के अनुसार लगभग 40 मुल्क, जिनमें G20 के भी कुछ देश शामिल है, ISIS को आर्थिक मदद देते हैं। कुवैत और कतर से कई नामी गिरामी पैसे वाले लोग ISIS को पैसा पहुंचाते हैं। अपने कब्जे वाले इलाके से ये संगठन प्रतिदिन $1 मिलियन टैक्स के रूप में कमा लेता है, यानी लगभग एक साल में सिर्फ फिरौती और टैक्स के दम पर $600 मिलियन की कमाई ISIS करता है। कच्चा तेल बेचकर सालाना $100 मिलियन और इराक के बैंकों को लूटकर $500 मिलियन की कमाई ISIS कर चुका है। इसके अलावा कमाई का एक जरिया जिसमें विदेशी नागरिकों को किडनैप कर लिया जाता है और $20 मिलियन सालाना कमाए जाते हैं। ISIS के लड़ाकों की बात करें तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार 20,000 से 35,000 लड़ाके ISIS संगठन से एसोसिएट है और UNO की रिपोर्ट की माने तो लगभग 15,000 लड़ाके 80 देशों के हैं जो ISIS के साथ है
और आईएसआईएस बाकायदा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अपने लड़ाकों को मंथली सैलरी भी देता है, पर मंथ $500 से $800 के लगभग। इस करोड़ों की कमाई के दम पर आईएसआईएस अमेरिका और नाटो देशों से कई सालों तक लड़ सकता है। अगर अमेरिका के खर्चे की बात करें तो लगभग आज तक अमेरिका $3 बिलियन इस लड़ाई में खर्च कर चुका है। दोस्तों, अब एक सनसनीखेज खुलासा अगर सूत्रों की माने तो आईएसआईएस को बनाने का मकसद अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की सोची समझी चाल थी, क्योंकि वे सीरिया और इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं और इजराइल के आसपास के मुस्लिम देशों में आतंक फैलाकर वे इजराइल को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। और मकसद था बगदादी को अपना गुलाम बनाकर रखना। पर आईएसआईएस सरगना बगदादी इनका गुलाम बनकर नहीं रहा और इन्हीं के लिए खतरा बनकर उभरने लगा। जुलाई 2014 में ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स में एडवर्ड स्नोडेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वास्तव में आईएसआईएस का जन्मदाता अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की तिकड़ी है। अमेरिका ने ही मध्य एशिया में आईएसआईएस से हमला करवाया और बाद में अपनी सेनाएं भेज दी। यहां तक कि इजराइल ने तो 1 साल तक बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी है। दोस्तों, अगर इन सूत्रों की माने तो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन इस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जन्मदाता है। पर धीरे धीरे जिस मकसद के लिए इसकी पैदाइश की गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ और आईएसआईएस सरगना बगदादी अपने ही जन्मदाताओं के खिलाफ खतरा बनकर उभर चुका है और इसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने 1 करोड़ का इनाम भी रख दिया था। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि आईएसआईएस सरगना बगदादी सीरिया के एक अटैक में भाग निकला था और जब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो बम से लैस एक जैकेट पहनकर उसने विस्फोट किया और सुसाइड कर ली। बाद में जो थोड़ी बहुत हड्डियां बगदादी की मिली उसका डीएनए टेस्ट करवाकर अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि मरने वाला व्यक्ति आईएसआईएस सरगना बगदादी ही था। दोस्तों, अभी तक हमने जिक्र किया आईएसआईएस के और आईएसआईएस के बारे में। अब देखते हैं आईएसआईएस के और तालिबान, जो दोनों एक जैसे ही जिहादी संगठन नजर आते हैं, पर दोनों के बीच में क्या कट्टरता है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं, दुश्मन है। आईएसआईएस के तालिबान पर आरोप लगाता है कि वो सच्चे अर्थों में जिहादी मुहिम नहीं चला रहा है, ना ही कट्टरता के साथ शरिया कानून को मनवा पा रहा है और जिहाद की आड़ में वो सिर्फ अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गया है। इसलिए आईएसआईएस के अधिकांशतः उन लोगों को अपने संगठन में शामिल करते हैं जो लड़ाके तालिबान को छोड़ चुके हैं, ये कहकर कि अब तालिबान उतना कट्टर नहीं रहा है। तालिबान अफगान की सीमा तक सीमित है, जबकि आईएसआईएस के कई मुल्कों तक फैला हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में शरिया कानून को विस्तार देने का ख्वाब देखता है। उसका मकसद है खुरासान प्रांत की ऐतिहासिक सीमा में जितने भी क्षेत्र और देश आते हैं उन सब जगह पर शरिया कानून लागू करना। और तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना है, हथियार उठाने हैं, आतंक फैलाना है। आईएसआईएस के बातचीत पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका तालिबानियों पर भी यही आरोप है कि वे दोहा के एसी कमरों में बैठकर अमेरिका डेलीगेट से बातचीत करते हैं, दोहा वार्ता में कई समझौते करते हैं और इसी समझौते का परिणाम है कि अमेरिका तालिबान और अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लेती है। इन्हीं सब बातों और वादों को आईएसआईएस के तालिबान की गद्दारी मानता है कि तालिबान ने गद्दारी करके अपने मकसद से अपना ध्यान हटा लिया है और उसके दुश्मन अमेरिका से हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में हम सबको लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो चुका है, पर यह जीत सिर्फ नजर आती है।
ISIS-K के होते हुए तालिबान का अफगानिस्तान में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है। ISIS-K तालिबान की इस एक्टिविटी को नकारात्मक मानता है और उसका मानना है कि इन सब कामों से जिहादी मुहिम कमज़ोर पड़ गई है। दूसरी तरफ तालिबान के लिए ISIS-K एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अफगान में वो सरकार बनाना चाहता है और पूरी दुनिया के देशों से अपनी तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाना चाहता है। पर उसके सरकार बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ISIS-K है, जो उसके मंसूबों को पूरे नहीं होने देना चाहता। एक तरफ तालिबान घोषणा करता है कि अफगानिस्तान में आतंक नहीं होने देगा, भय का वातावरण नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ ISIS-K आत्मघाती हमले करते हैं, सीरियल बम ब्लास्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान के लिए कैसे संभव होगा अपने मंसूबों को पूरा करना और तालिबानी सरकार को बनाना? अब अगर ISIS-K की बात करें तो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि एक समय रहा जब ISIS ने इराक और सीरिया पर राज किया, पर ISIS-K अफगानिस्तान पर राज नहीं कर पा रहा है और अपने दुश्मन अमेरिका का भी सामना करने में असमर्थ हो रहा है। 2015 में ISIS-K खासा मजबूत संगठन था। तब इसके पास लगभग 3000 लड़ाके थे, पर धीरे धीरे ये संगठन कमज़ोर होता चला गया और इसमें मात्र 500 लड़ाके रह गए। पर दोस्तों, फिर भी तालिबान के लड़ाकों की तुलना में ISIS-K के लड़ाके कहीं ज़्यादा कट्टर और ख़तरनाक है। उसने अफगानिस्तान में बड़े बड़े हमले किए हैं, जैसे काबुल में शिया हज़ारा अल्पसंख्यक लड़कियों के स्कूल में विस्फोट, जिसमें लगभग 68 जानें चली गई, सूफी मस्जिद पर हमला, शिया बस पर बम धमाका, फ्यूल टैंकर पर हमला और ब्रिटिश और अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले करवाए गए हैं। और हाल ही किया गया काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, जहां काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हमलावर की फोटो भी ISIS-K ने रिलीज कर दी है। इस हमले में लगभग 100 लोग मारे गए और 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। तो अब बात ऐसी है कि ISIS-K और तालिबान दोनों कट्टर जिहादी संगठन, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, और तालिबान और ISIS-K का दुश्मन अमेरिका। इन तीनों के रिसोर्सेज अगर देखें तो ISIS-K आज की तारीख में सबसे कमज़ोर संगठन नज़र आता है, पर फिर भी उसके लड़ाके खासे खतरनाक है और तालिबान के लड़ाकों से कई कदम आगे हैं। देखना है दोस्तों, भविष्य के गर्भ में क्या है। अफगानिस्तान की स्थिति सुधरती है या बद से बदतर होती है। ये लड़ाई है ISIS खुरासान प्रांत, तालिबान और अमेरिका के साथ नाटो देशों की, जो अनजाने में ही सही अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की है। अब सवाल ये है कि किस समझौते और किस डील के चलते अमेरिका के सैनिक 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान को तालिबानियों के सुपुर्द कर चले गए हैं। अब नाटो देशों के साथ अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ क्या फैसला लेता है, जिससे अफगानिस्तान की स्थिति में कुछ सकारात्मक सुधार होने की गुंजाइश नजर आए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ISIS-K और तालिबान के बीच की टकराहट के बारे में। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।